हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है सेल। तो यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ हम पढ़ेंगे। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको अंडरलाइन करती जाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देन उसके बाद सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अदर लाइक अस, यानी कि ह्यूमन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल को एक नाम दिया जाता है, एक टर्म यूज करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ सेल। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज अ सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे कि 2 पॉइंट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। एनीथिंग लेस then a complete structure of a cell does not ensure independent living। मतलब कोई भी सेल से छोटा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो अपनी लिविंग को एग्जिस्ट कर सके, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल जो देखी गई थी वो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक द्वारा देखी गई थी। रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द डिटेल। तो जो हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हम देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, इन्वेंशन के बाद ही हम सेल की डिटेल स्टडी कर पाए। अब देखते हैं सेल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दी गई, किसने दी, ये सारे क्वेश्चन इस हेडिंग से बनते हैं। तो सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी में, एक थे स्लीडन और एक थे स्वान। तो यहाँ पर है इन 1838 मैथाइस स्लीडन, जर्मन बोटनिस्ट। यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों में ये बी जो है दोनों के नाम में आएगा। एक जर्मन बोटनिस्ट है और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। तो जो स्लीडन है वो जर्मन बोटनिस्ट हैं। Examine a large number of plants and observe that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of a plant at about the same time। तो उसी टाइम जो थे ये थे जर्मन बोटनिस्ट। कौन थे जर्मन बोटनिस्ट? मैथाइस स्लीडन। तो इनका पूरा नाम है। ये प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, प्लांट को एग्जामिन कर रहे थे। उसके बाद इसी टाइम में थियोडर स्वान, इसी टाइम में थियोडर स्वान जो कि 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे? स्वान। तो थियोडर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने स्टडीज किया डिफरेंट एनिमल सेल पे। तो स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या बताया कि थिन आउटर लेयर होती है एनिमल सेल के ऊपर, मतलब जिससे अब नाम क्या मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो थिन आउटर लेयर थी उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही इज कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी की दैट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। तो जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो इन्होंने क्या कहा, जो प्लांट और एनिमल बॉडी होती है वो सेल से बनती है, या तो कंपोज्ड ऑफ द सेल होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ द सेल होगा। मतलब कि वो सेल की बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट की बनी होती है, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो इन्होंने मिल के दी थी सेल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। स्लीडन कौन थे? स्लीडन थे जर्मन बोटनिस्ट और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। This theory, however, did not explain as to how new cells were perform। मतलब इनकी जो सेल थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो नई सेल आ रही हैं वो कैसे बन रही हैं। तो उसे किसने मॉडिफाई किया? तो सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ, जो किया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में। इन्होंने बताया कि
इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि कैसे नई सेल बन रही हैं। तो सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे एक सेंटेंस में एक्सप्लेन किया गया ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि जो नई सेल बन रही हैं वो जो पुरानी सेल एग्जिस्ट कर रही हैं उनके डिवाइड होने से बन रही हैं। इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला रुडोल्फ विर्चू ने। मतलब कि याद, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या हुआ, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उनसे नई सेल बन रही हैं, उनके डिवीजन से नई सेल बन रही हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसकी वजह से हुआ, मतलब रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे नई सेल बन रही है, यही मॉडिफिकेशन था सेल थ्योरी में, जो उनकी स्लीडर एंड स्वाइन की सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज all living organisms are composed of the cell and cell product and all cell arises from the pre-existing cell। तो ये दो मॉडिफिकेशन, मतलब ये तो पहले कंफर्म हो गया था कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल हैं, और ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चू। यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे सेल का, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो हमें पढ़नी है वो अनियन पील एंड ह्यूमन चीक के कुछ कैरेक्टर हैं जो पढ़ेंगे। तो इन्होंने इन दोनों को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल प्लांट में प्रेजेंट होती है। इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो सेल की आउटर बाउंड्री होती है प्लांट में, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो इस सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। The cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, मतलब कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जैसे कि डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, अगर सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक। मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है, जो न्यूक्लियाई है यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। वेयर इज सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अगर सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तब उस सेल को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोकैरियोट सेल। तो इन्होंने डिफरेंस दे दिया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हर सेल में प्रेजेंट होता है। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में, यानी कि साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटी होती है सेल की। Various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मतलब न्यूक्लियस होने के बावजूद जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। तो ये इन्होंने दे दिया कि इनडायरेक्टली जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इन्होंने ये बताया है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो ये दोनों में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle। मतलब जो राइबोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते, वो दो ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, टाइप ऑफ जब प्लास्टर्ड पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें एक जो प्लास्टर्ड पढ़ेंगे वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर के ऊपर जो होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर और रफ ईआर के ऊपर, मतलब रफ ईआर रफ इसी वजह से होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल। तो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है एनिमल सेल का, मतलब ये सेंट्रियोल जो होती है वो प्लांट सेल में हमें देखने को नहीं मिलती, तो सेंट्रियोल हमें देखने को मिलती है एनिमल सेल में। ये कैसा होता है? ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, जो कि क्या काम करता है सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीज़न, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में डिवीज़न के लिए सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। तो जो एनिमल सेल में सेल डिवीज़न करवाता है वो सेंट्रियोल करवाता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटी। जैसे कि सेल के फंक्शन के बेसिस पे उसका साइज, शेप और एक्टिविटी ये सब चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, साइज़ कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। लेंथ में जो माइकोप्लाज्मा का साइज़ है वो कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल हो गई। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। उन्होंने दे दिया कि बैक्टीरिया का जो साइज़ होगा वो कितना हो सकता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब कि ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो जो नर्व सेल होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, तो शेप भी इनका बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। ये किसी भी शेप में हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो सेल का शेप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस पर इन सेल का शेप डिपेंड कर रहा है। तो हम अब डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो क्या दिया है? आरबीसी कैसी होती है? राउंडेड एंड बाइकॉनकेव। ये याद रखिएगा कि आरबीसी का डायग्राम तो दिया है पर वो होती कैसी हैं? राउंडेड एंड बाइकॉनकेव। सेकंड डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती हैं। ठीक है, आरबीसी जो होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? इसमें जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, बट धीरे धीरे जैसे ये मैच्योर होती है न्यूक्लियस गायब हो जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेंट, इसमें ऑक्सीजन कंटेन होती है ताकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें, इसलिए इसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है ताकि स्पेस ज़्यादा मिल सके। और डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती हैं और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो शेप दिख रहा है ये इसके न्यूक्लियस का है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होती हैं। नर्व सेल ब्रांच्ड होती है एंड लॉन्ग होती है। ठीक है, ट्रैकिड कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। और मीजोफिल कैसी होती है? राउंडेड एंड ओवल। तो ये सेल डिफरेंट सेल हैं, इनका शेप या इनका कैरेक्टर दिया है कि ये कैसी होती हैं।